हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर। दोस्तों, अभी आपको मॉडल पेपर 2 करवा रहे हैं जिसमें 17 ऑब्जेक्टिव है। मॉडल पेपर 1 जो है आपको करवा चुके हैं, मॉडल पेपर सेट 1 जो है करवा चुके हैं। मॉडल पेपर में सेट 2 है, अभी आपको करवाएंगे 17 ऑब्जेक्टिव। आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो है 100% सही हो जाए और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किसने दिया था? कूलाम ने दिया था, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, एक्स किरण क्या होता है? तो एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कैसे क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, तीसरा है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? देखिए, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? देखिए, माध्यम में प्रकाश का वेग निकालने के लिए पहले आप लोग म्यू निकाल लीजिए। म्यू मतलब अपवर्तनांक निकाल लीजिए, और म्यू का फॉर्मूला होता है 1/sin c, और यहाँ सी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो म्यू बराबर 1/sin30 कीजिएगा, sin30 का मान हो जाता है 1/2, जो पलट के म्यू का मान 2 देगा। ठीक है, म्यू बराबर, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व आप देख लीजिए, आपको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमको जो है यह दिखाना है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अगर 30 डिग्री है तो उस माध्यम प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए, आपको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। म्यू बराबर होता है 1/sin c, सी का मान है 30 डिग्री। ठीक है, तो म्यू बराबर होगा 1/sin30 डिग्री, जिसका मान म्यू बराबर आगे आपको 2 सॉल्व कर चुके हैं। और आप लोग जानते हैं म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी c बटे वी एम, या वी एम बराबर क्या हो जाएगा? c बटे म्यू, और म्यू का मान 2 है और c का मान जानबे करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। ठीक है, उसमें जो है 2 से भागा दीजिएगा तो आपको माध्यम प्रकाश का चाल निकल जाएगा 1.5 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, म्यू बराबर साइंस सॉल्व कर दिए, नो मेडिकल को है ऑब्जेक्टिव लेकिन इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, लेजर क्रिया के लिए, लेजर क्रिया जो होता है वो आपको अर्धचालक से होता है, यानी सेमी कंडक्टर से होता है। जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है लेजर क्रिया में, तो इसलिए इसका सही जवाब जो होगा अर्धचालक होगा, सेमी कंडक्टर। ठीक है, बहुत बच्चा सब संख्या परिवर्तन रट चुका है, संख्या परिवर्तन नहीं होता, ये आंसर गलत है, ये कोई चीज नहीं होता है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? अर्धचालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो किसी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? सभी को पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दिमाग में रखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, जब किसी कुंडली में, इसका जो है सही जवाब क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में बदल जाता है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, और कुंडली का स्वप्रेरक तब क्या हो जाएगा? देखिए, कुंडली का स्वप्रेरक निकालने के लिए आपको एक सूत्र देते हैं। यहाँ पर देखिए, धारा 5 एम्पियर से 2 एम्पियर बदलता है, यानी धारा में परिवर्तन कितना होता है? 2 एम्पियर में 5 एम्पियर घटा दीजिए, यानी -3 एम्पियर का परिवर्तन होता है। कितना समय में? तो 0.1 सेकेंड में। और ये जो आपको दिया है ये आपको ईएमएफ है, ये कितना है? 50 वोल्ट है। हमको जो है कुंडली का स्वप्रेरक निकालना। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, देखिए, आप लोग फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़े होंगे, उसमें ई बराबर फॉर्मूला होता है -L/di/dt, जहाँ ई जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, एल जो होता है वह स्वप्रेरण गुणांक होता है, डी आई जो है वो धारा में परिवर्तन होता है, और डी टी जो है समय अंतराल होता है। आपको प्रश्न में दिया हुआ है ई बराबर 50 वोल्ट, धारा में परिवर्तन जो है 5 एम्पियर से 2 एम्पियर होता है, तो धारा में परिवर्तन हो गया -3 एम्पियर, और कितना समय अंतराल में होता है? 0.1 सेकेंड में। इस सभी मान को जो है इस फॉर्मूला में बैठाने पर देखिए, हमें एल निकालना है, स्वप्रेरक गुणांक, तो मान बैठा दीजिए, और मान बैठाने के बाद इसको जब सॉल्व किए तो वो आपको देखिए माइनस गुना -3L बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 3L बराबर 5 और L बराबर 5/3 यानी
67 हेनरी। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप में ऑब्जेक्टिव था, तो इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक, इसका सही जवाब हो गया 7 नंबर का 1.67 हेनरी। ठीक है, अभी आपको बताया है ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी से, उसे आप लोग जो है पॉज करके उसे लिख ले। ठीक है, पराविद्युतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखिए, पराविद्युतांक का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर। यानी इसका सही जवाब जो है डी है, या फेराड प्रति मीटर भी होता है। इसने फेराड प्रति मीटर नहीं दिया है, तो यही दिमाग रखना है, न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, शंट करने में परिपथ का प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। ठीक है, शंट करने परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। ठीक, इसका सही जवाब होगा बी नंबर। ठीक, यानी इसका सही जवाब क्या है? बी नंबर। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? देखिए, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। माइंड में रखना है बच्चों, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? तापमान गुणांक जो होता है अर्धचालक के लिए ऋणात्मक होता है, जबकि धातु के लिए अर्धचालक ताप गुणांक जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, किसी माध्यम का अपेक्षिक पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर क्या होता है? देखिए, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला था एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। इसका मान ऋणात्मक होगा और इसका क्या होगा? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। आवेश का बीमा क्या होता है? तो आई टी या ए टी होता है। क्या होता है? आई टी या ए टी। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक होता है कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनाने वाला है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो इसको सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन जो है, देखिए, इसमें आवेश है 10 माइक्रोकूलम, हमको फ्लक्स निकालना है। 5 एप्सिलॉन नोट सूत्र से बनेगा। ठीक है, देखिए सॉल्व करके बताते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा। आवेश दिया है 10 माइक्रोकूलम। देखिए, यहाँ पर हम सॉल्व करके बताए हैं 5 एप्सिलॉन नोट। गॉस के प्रमेय से हमने 4 पाई से अंश और हर में गुना कर दिए। 4 पाई क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया। बटे में अगर 4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है उसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। ठीक, लिख दिए 4 पाई क्यू, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या आता है? 9 गुना 10 के पावर 9। फिर देखिए 4 पाई, और ये क्यू जो है आपको है 10 माइक्रोकूलम। कितना है? 10 माइक्रोकूलम। 10 गुना 1 माइक्रो होता है 10 के पावर -6, तो 10 गुना 10 -6 दे दिए, और गुना में 9 गुना 10 के पावर 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 9 को 4 से गुना कीजिए 36 पाई, और 10 के पावर देखिए 9 1 10, 10 में 6 गया 4। अब मात्रक होता है न्यूटन मीटर उसका प्रति कूलम, या वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर। तो हमको जो है ऑप्शन में यही है, ऐसा दिया हुआ था, इसलिए हम लोग 4 पैसा अंश और में गुना किए। अगर पाए में नहीं रहता तो हम लोग 4 पैसा अंश और में गुना नहीं करते। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यानी इसका सही जवाब हो गया 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर से प्रति कूलम। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फेराड बराबर होता है देखिए, C बराबर है Q बटे V, यानी C हुआ धारिता, धारिता का मतलब फेराड होता है, और Q हुआ आवेश, आवेश का मतलब कूलम होता है, V है विभव, विभवांतर, और विभवांतर मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। तो कूलम प्रति वोल्ट जो है वो 1 फेराड के बराबर होता है। कूलम प्रति वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, यानी 1 फेराड होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देखिए, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी बिंदु के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से पहले यहाँ आने के रास्ता देखना है कितना है। तो यहाँ से यहाँ आने के 2 रास्ता, एक ये रास्ता हुआ और एक ये रास्ता हुआ। तो ये एक ही रास्ता में दोनों है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हुआ। और श्रेणी क्रम में जब धारिता जोड़ते हैं तो आप लोग को पता है कि जितना बार समान धारिता को जोड़ेंगे उतना बार डिवाइड करेंगे। तो दोनों 4 4 समान धारिता है, और जोड़ रहे हैं क्या बार? 2 बार। तो 2 से भागा दे दीजिए, 4 में 2 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा? 2 माइक्रोफैराड। यानी इसको और इसको जोड़ने पर आ जाएगा कितना? 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जितना बार जोड़ेंगे उतना से डिवाइड किया जाता है। तो 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का तुल्य धारिता क्या देगा? 2 माइक्रोफैराड। इस दोनों को मिलके बनेगा 2 माइक्रोफैराड, और ये 2 माइक्रोफैराड। दोनों कौन चीज में है? समांतर क्रम में आ जाएगा। समांतर क्रम में जो है धारिता सिंपल जोड़ से जोड़ा जाता है। जैसे इसका 2 आएगा और ये 2, तो 2 और 2 बन गया 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, समझिएगा।
अब ये 4 और इस तीनों को जोड़ने पर पैदा लिया 4 और ये 4, तीनों कौन चीज में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जानबे करते जितना बार जोड़ते हैं उतना बार से डिवाइड करते हैं, तो 4 4 4 तीनों श्रेणी क्रम में आ जाएगा, तो तुल्यधारिता हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। फिर एक समझ जाइए, ये देखिए इसको आप नीचे वाला छोड़ दीजिए, इसका ऊपर ये त्रिभुज वाला जो बना हुआ है यहाँ से तोड़ने का विचार कीजिए। पहले इसका जो खोपड़िया है खोपड़िए उड़ा दीजिए। ये खोपड़िया कैसे उड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ जाने के कई रास्ता है, 2 रास्ता है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ये दोनों जो है एक ही रास्ता में है, तो एक ही रास्ता में श्रेणी क्रम में है, 2 रास्ता में रहता तो समांतर क्रम, और श्रेणी क्रम में है, दोनों समान है, समान धारिता श्रेणी क्रम में रहता है, तो जय बार जोड़ते हैं उतना से डिवाइड करते हैं। 4 4 श्रेणी क्रम में है तो दोनों को 2 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4/2 यानी 2 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड का तुल्यधारिता क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। अब ये 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड दोनों क्या चीज में आ जाएगा, समांतर क्रम है, जिसका तुल्यधारिता होगा 2 और 2 4 माइक्रोफैराड। अब ये 4 माइक्रोफैराड, इसका भी 4 और इसका भी 4, तीनों कौन चीज में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो है जानबे करते जितना बार जोड़ते हैं उतना से भागा करते हैं, तो 4 और 4 4 तीनों जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो तुल्यधारिता 4/3 माइक्रोफैराड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो, संधारित्र की धारिता कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको भी दिया है 100 वोल्ट और ऊर्जा दिया है 1 जूल। देखिए भी दिया है 100 वोल्ट और ऊर्जा दिया है 1 जूल, हमको धारिता निकालना है। तो आप लोग को पता है यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, यू क्या आता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, यू क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर, हमको सी निकालना है, सी बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना यू बटे एम वी स्क्वायर। तो 2 गुना यू के मान क्या 1 बटे एम वी स्क्वायर, भी मतलब हुआ 10 के पावर 2, इसको लिख सकते हो, तो 10 के पावर 2 का स्क्वायर, तो सी बराबर हो गया 2 गुना 10 के पावर -4 फैराड। तो 2 गुना 10 के -4 फैराड इसका सही जवाब होगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है 2 गुना 10 के -4, ये रहा 2 गुना 10 के पावर -4 फैराड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान क्या होता है। देखिए इसमें आपको सेंटेंस एक तो लिख के बताते हैं किस प्रकार से कोड निकाला जाता है। देखिए आप लोग सेंटेंस पढ़े होंगे, BBROY ग्रेट बिहार, ग्रेट बिहार, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नो एनी कलर उसके बाद होता है। तो देखिए स्टार्ट करना है करिया से और खत्म होगा उजरा पर। बी से होता है ब्लैक, बी से ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। ठीक है, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। इस प्रकार से आप लोग जो है रंग के बारे में नॉलेज रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए कार्बन प्रतिरोध किसका कहता है, तो हरा रंग का। तो हरा रंग का देख लीजिए कि कहाँ पर ग्रीन है, तो देखिए ग्रीन यहाँ पर है। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, भी से वायलेट और जी से ग्रे और डब्लू से वाइट। और उसके बाद गोल्डन कलर होता है, गोल्डन सिल्वर नो एनी कलर। तो आपको जो है यहाँ काउंटिंग करना है कि ग्रीन किस नंबर पर आता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करना, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो ग्रीन जो है वो 5 नंबर पर आता है, तो कलर कोड इसका 5 हो गया। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ग्रीन का कलर कोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हरे रंग का कोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अब किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, तो इसका सही जवाब है तापमान बढ़ने से। कब बढ़ता है, तापमान बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया, कार्य क्या होगा। देखिए कार्य निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा VIT। कार्य का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, VIT। तो V कितना 15, I कितना 10, T कितना 10। ठीक है, सबको गुना कर लीजिएगा, 15 गुना 10 गुना 10 हो जाएगा 1500 जूल। ठीक है, इसका सही जवाब हो गया 1500 जूल।
अगला क्वेश्चन आता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है। तो विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम आता है, ध्यान से समझिएगा। 25 वाट और 220 वोल्ट बल्ब पर लिखा रहता है। एक बल्ब ये हुआ, दूसरा बल्ब ये है। दो बल्ब में से प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा? 25 वाट वाला का ज्यादा होगा कि 100 वाट वाला का ज्यादा प्रतिरोध होगा? तो देखिए, इसको चेक करने के लिए आपको एक सूत्र माइंड में रखना पड़ेगा। देखिए, आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, P बराबर फॉर्मूला होता है V² बटे R। P बराबर फॉर्मूला क्या था? V² R। अगर हम कहेंगे R बराबर क्या होगा तो V² बटे P। ठीक है। अब देखिए 25 वाट रहेगा, 25 वाट और 220 वोल्ट। 25 वाट 220 वोल्ट वाला का प्रतिरोध अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा बताइए? V की जगह दीजिएगा 220, 220 का स्क्वायर, अब बटा P की जगह दीजिएगा 25। ये हुआ पहला बल्ब का प्रतिरोध, यानी इस बल्ब का प्रतिरोध हो गया। और दूसरा बल्ब में क्या लिखा हुआ था? 100 वाट 220 वोल्ट। देखिए 100 वाट और 220 वोल्ट। अब इस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या होगा? फॉर्मूला था V² P, यानी 220 का स्क्वायर बटे में 100। अब यहाँ आप देखिए ध्यान से कि R1 ज्यादा होगा कि R2 ज्यादा होगा। तो देखिए ऊपर वाला दोनों का अंश समान है, नीचे में इसका 25 है, इसका 100 है। तो आपको पता चल गया होगा कौन ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा। जिसके बटे में कम वो ज्यादा, जिसके बटे में ज्यादा वो कम। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो समान ही ना है, दोनों 220 के स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो किस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा? तो ये वाला 25 वाट 220 वोल्ट वाला का, 25 वाट और 220 वोल्ट वाला का प्रतिरोध जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो विभव मापी द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? विभव मापी द्वारा। ठीक। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, इसमें दिया ए और बी दोनों, और चौथा दिया विभवांतर। इसका सही जवाब होगा उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। ठीक है। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। देखिए डायनमो का कार्य सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आइए, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण वेक्टर टॉ का मान क्या होगा? तो देखिए वेक्टर टॉ का फॉर्मूला होता है वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर टॉ फॉर्मूला क्या था? वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा। ठीक है। अब आइए 30 नंबर जो है वो बनाने वाला है। आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नोट है, तो कुंडली के अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नोट बटा 8 होगा। इसको सॉल्व करके हम बताते हैं। इसका ऐसे सही जवाब जो है B√3R होगा, लेकिन कैसे होगा आपको सॉल्व करके बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछना नहीं था। वृत्ताकार ये आपको कुंडली है, और इस कुंडली में मान लीजिए तार की फेरिक संख्या n है और इस कुंडली की त्रिज्या r है। इस कुंडली के केंद्र से x दूरी पर P कोई बिंदु है। अगर ऐसा रहेगा उस स्थिति में उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 बटे 4 पाई 2 पाई NI R² बटे R² प्लस x² होल पावर 3/2। ठीक है। प्रश्न से केंद्र पर जो है आपको तीव्रता है वो B0 है। ठीक है। तो केंद्र पर तीव्रता B0 है, इसका मतलब ये दूरी जो है 0 हो जाएगा। ये बिंदु आपको यहाँ आ जाएगा, यानी x का मान 0 देंगे। केंद्र पर तीव्रता अगर B0 है तो x जगह क्या देंगे? 0। तो इसी समीकरण ये सूत्र है, इसको जब हम b की जगह B0 देंगे तो उस स्थिति में x जगह 0 देंगे, और ये स्थिति में समीकरण 1 बन जाएगा। एक कंडीशन हो गया। दूसरा, जब तीव्रता आपको B0 बटे 8 होता है, मान लेते हैं कि केंद्र से x दूरी पर यह मान होता है। ठीक है। तो b की जगह हम क्या दे दिए? B0 बटे 8 दे दिए, बाकी सब तो वही रहेगा। 2 पाई NI R² बटा R² प्लस x² होल पावर 3/2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा दे करके हम लोग जो है x का मान निकाल लेंगे, वही x का मान जो है वो आंसर हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा दिए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा देने पर देख लीजिए इस प्रकार से आपको आएगा।
यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे वाला पलट के ऊपर गया, और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसका भी 3/2 था, इसका भी 3/2 था, तो होल पावर 3/2 दे दिए। 3/2 को जब हटाएंगे इधर से, तो इधर हो जाएगा 2/3। 8 का 2/3 हो गया क्या, 2 के स्क्वायर 4। 8 को हम लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, 2 का पावर 2 हो गया 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको इस प्रकार से आपको समीकरण आएगा। इससे हम लोग x निकाल लिए, और x का मान आएगा √3/8। हम आपको पहले बता चुके थे x का मान आएगा √3/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल क्या होगा। यह बल लॉरेंज बल कहलाता है, और लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है, या चुंबकीय बल भी कह सकते हो। इस बल का फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन सदिश रूप में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला था वेक्टर एफ एम बराबर क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि वी क्रॉस बी होता है वी बी साइन थीटा। नेक्स्ट आते हैं, लोहा होता है। लोहा जो होता है लो चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा निकेल कोबाल्ट जो है वो लो चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है। देखिए, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल जो होता है वो आपको घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो देखिए, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, जबकि ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। निकेल क्या चीज है, तो निकेल आपको लो चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे 90 डिग्री होता है। लेंज का नियम पालन करता है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। हेनरी मात्रक होता है प्रेरकत्व का। स्वप्रेरक रहे या अन्योन प्रेरक रहे, मात्रक जो है वो हेनरी होगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन देखिए, उच्च प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना अगर है तो उच्च प्रतिरोध की जरूरत होगा, या निम्न प्रतिरोध का होगा, या संधारित्र होगा, या प्रेरण कुंडलिक होगा। तो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो हमको उच्च प्रतिरोध की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर से जो है हम लोग विभवांतर मापते हैं, आप लोग को पता है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो उच्च प्रतिरोध की जरूरत होगा, और गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बदलेंगे तो निम्न प्रतिरोध का जरूरत होता है। ठीक है, क्योंकि एमीटर से हम लोग धारा मापते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा जो है √r² प्लस ω² L² होता है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। तप्त तार एमीटर क्या मापता है, ये मूल औसत वर्गमान यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूल धारा मापता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, डायनमो कहलाता है। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। क्वेश्चन 45 है, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, यानी इसका सही जवाब सी होगा। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ध्यान में रखिएगा कि सबसे कम क्रांतिक कोण किसका होता है। तो हम लोग को दिमाग में रखना, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक उसका क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसको मोड़ने के लिए ज्यादा एंगल की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे कम क्रांतिक कोण होता है बैगनी रंग का, और सबसे अधिक क्रांतिक कोण होता है लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए उसको झुकाने के लिए ज्यादा एंगल की आवश्यकता होती है। आप कोण ज्यादा रहेगा तब वो झुकेगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm, इसकी क्षमता क्या होगी, 5 डायोप्टर होगा। ये तो बच्चा भी बता देगा। देखिए एफ ये 20 cm हो गया ना, क्षमता पी का फॉर्मूला था 100/f, तो 100 में 20 से भागा दीजिए, क्या आएगा 5 डायोप्टर। क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर में रहेगा, तो एफ बराबर 100/p, पी बराबर 100/f, तो 100/20 क्या हो गया 5 डायोप्टर। 50 नंबर आइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, ये भी क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। यौगिक सूक्ष्मदर्शी को हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने के लिए उसकी आवर्धन क्षमता
सॉरी यौगिक सुदर्शिक नली की लंबाई बढ़ाई जाए तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, बढ़ता है, सीधा समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ठीक है, 52 नंबर आइए, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होती है? इसका सही जवाब है FO प्लस FE। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली लंबाई होती है FO प्लस FE। प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग प्रकृति पुष्टि कौन करता है? ध्रुवन करता है। ठीक है, प्रकाश का अनुप्रस्थ रंग प्रकृति पुष्टि कौन करता है? ध्रुवन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला क्या आता है? डेल रहता है म्यू माइनस 1 × ए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है म्यू माइनस 1 × ए। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर आते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है अंतिम प्रतिबिंब जो बनाता है वो काल्पनिक और सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? काल्पनिक और सीधा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपको दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का। किरचॉफ का दूसरा नियम पालन करता है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण, दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर आपको 58 आते हैं। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? तो बीटा लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी, याद रखना है, पढ़ाए थे आपको। व्यतिकरण फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है? बीटा लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी। क्वेश्चन नंबर 59 आते हैं। बूस्टर का नियम क्या है? देखिए बूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर 10 IP। बूस्टर का नियम क्या है? म्यू बराबर 10 IP। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करता है। देखिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर किस पर करता है? ध्यान से समझिएगा, इसका जो है सही जवाब होगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, क्योंकि ई बराबर होता है hc/λ। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। 61 नंबर आइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बामर श्रेणी। मतलब रखना है इसको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? बामर श्रेणी। एक AMU बराबर होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। इसमें तो दो गो, ये सही जवाब है 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, क्षय गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? क्षय गुणांक का SI मात्रक जो होता है वो आपको प्रति मीटर होता है। क्या होता है? प्रति मीटर। निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होता है? तो आप लोग को पता है गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, जबकि अल्फा किरण की भेदन क्षमता जो होता है सबसे कम होता है। इसकी आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सा संबंध सही है? तो ये आपको दिमाग में रखना है आपको कि औसत आयु या माध्य आयु बराबर होता है 1/λ। लेमडा को हम लोग क्षय नियतांक या विघटन नियतांक कहते हैं। यहाँ पर आपको एक ठो टेबल दिया गया है और कहता है ये कौन सा टेबल, किस गेट का टेबल है। तो यहाँ देखिए गुना करने पर 0 होता है, इसको गुना करने पर तो आपको 1 आ गया, यानी ये एंड गेट नहीं है। एंड गेट में गुना करके लिखा जाता है, यानी ये एंड गेट नहीं है। ठीक है, और गेट है कि नहीं? तो और में जोड़ करके लिखा जाता है, तो 0 जोड़ 0 यानी 0, ये तो सही बात है। 0 जोड़ 1 यानी 1, ये भी सही बात है। 1 जोड़ 0 यानी ऑन जोड़ ऑफ यानी ऑन, ये भी सही है। लेकिन ऑन ऑफ हो गया, यहाँ गलत बात दे दिया है। ठीक है, तो इसका तो देखना है, आप ध्यान से देख, यानी इसको जो है ना ये और गेट है, ना ये आपको एंड गेट है, ना ये नॉर गेट है। नॉर गेट मतलब क्या हुआ? 0 × 0 0, तो यहाँ होना चाहिए 1। 0 जोड़ 0 0, लेकिन होना चाहिए 1। 0 जोड़ 1 यानी 1 होना चाहिए 0, नॉर गेट में होता है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यानी इसका कोई भी गेट ये नहीं है, किसी भी गेट का तालिका नहीं है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से अर्धचालक प्रतिरोध घटता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, नॉर गेट के लिए कौन सा बूलियन व्यंजक सही है? तो ओर में जोड़ होता है, नोड में जोड़ का बार होगा, ये बार कहलाता है, A जोड़ B बार। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही है? अब इसमें जो है बाइनरी में बदल दीजिए, 12 का बाइनरी मान क्या आएगा देख लीजिए, वही सही होगा। ठीक है, तो यही बता देते हैं, कितना टेंशन लेते हैं। 12 का बाइनरी मान रखिए, 2 से खिलाइए, 2 × 12 शेष 0, 2 × 6 शेष 0, 2 × 2 शेष 1, यानी 1 1 0 0, इसका 1 1 0 0 बेस में 2, 12 का बाइनरी मान आया 1 1 0 0 बेस 2, 1 1 0 0 बेस 2, यानी इसका सही जवाब 69 का ये हो गया। आकाश तरंग का संचार आधारित है, तो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर होता है। आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आकाश तरंग का संचार आधारित किस पर है? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। आप लोग को 17 ऑब्जेक्टिव सेट 2 करा दिए हैं।
3 सेट और बचा है, इसी प्रकार से आप लोग करा देंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नए आते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेहनत जम के कीजिए, आपको सफलता डेफिनेट मिलेगी। ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहने दीजिए। आपका टाइम जो है एग्जाम का नज़दीक है, आप फुल एनर्जी से मेहनत कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।